ठीक है। तो हमारे ब्लड का पीएच मान भी सही करता है। तो 4 पॉइंट हमने बताए इसमें, कौन कौन से? कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों का निर्माण, प्रोटीन ऊर्जा देने का भी काम करता है, पर कब काम करेगा? एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब ब्लड का पीएच मान भी सही रखता है। तो ये 4 कार्य हैं तुम्हारे किसके? प्रोटीन के। तो हम ये चारों कार्य लिख देंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है हमसे? एक चीज़ और पूछ रहा है कि प्रोटीन के कार्य तो बताओ ही, साथ में बोल रहा है कि विकृतीकरण से, सॉरी हाँ 4 कार्य बता दिए। आप कह रहा प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? तो विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रोटीन है, दाल है, तुमने उसको भूंज दिया या उसको गला दिया या तुमने ऐसा कुछ कर दिया कि उसकी जो प्रोटीन की जो पावर थी, जो उसकी प्रोटीनीकरण था, वो नष्ट हो गया। यानी कि अगर किसी प्रोटीन का भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। अब मान लो दाल में बहुत सारा प्रोटीन है, तुमने उसको भूंज दिया, मसाला वसाला डाल दिया, एकदम लाल मिर्चा और चटनी वटनी डाल के उसको पता नहीं क्या बना दिया, तो भैया स्वाद तो तुम्हें आ गया, पर जो उसका प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। मतलब भौतिक गुणों के साथ तुमने उसका जो दाल का शेप था वो तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमने दाल को तोड़ा, गलाया, जो भी करा, पर उसका तुमने जो जैविक गुण था, मतलब जो उसकी प्रोटीन क्षमता थी, वो भी तुमने नष्ट कर दी। तो अगर कभी ऐसा करोगे कि भौतिक गुणों के साथ साथ तुम लोग जैविक गुण अगर नष्ट कर देते हो तो उसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, कभी भी आएगा प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या समझते हो? तो हम कहेंगे अगर किसी प्रोटीन का भौतिक गुणों के साथ साथ उसके जैविक गुण को नष्ट कर दें तो इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। 2 नंबर में आया सफिशिएंट है, 4 पॉइंट अगर तुमने उसमें लिख दिए और ये डेफिनेशन लिख दी तो इतने ही नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जब कभी ये 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम और एक्सप्लेन करेंगे कि फिर प्रोटीन का चित्र भी तुमको बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पर अभी 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट आइए, इतना सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2 नंबर में आया हुआ है, कह रहा गैर धातु क्या है, इनके गुण लिखिए। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना करना है। जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था प्रोटीन क्या होते हैं, तो हमने इसमें प्रोटीन बहुत लंबा चौड़ा लिखवाया था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अगर तुमने 2 नंबर वाले में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन झेल दिया तो तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर में तुम्हारे बचेगा नहीं, फिर तुम पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। तो सबसे अनसॉल्व इसलिए भी करना जरूरी है, एक तो पूरा पेपर अनसॉल्व से फंसता है, वो बात सही है, पर इसलिए भी अनसॉल्व करना जरूरी है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए पेपर से पहले कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन उसी को कैसे करना है। हमें प्रोटीन पूरा याद है 2 पन्ने का और तुमने यहाँ 2 नंबर में करने की कोशिश करी तो तुम कर तो लोगे और 2 नंबर तुम्हें मिल भी जाएंगे, पर उसकी वजह से तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखना, हम कौन 2 नंबर में कितना कराते हैं, 6 नंबर में उसी क्वेश्चन को हम कितना करा रहे हैं, जब भाई 4 नंबर में आता तो हम कितना करा रहे हैं, वही क्वेश्चन होगा, उसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबरों में आता तो अलग अलग तरीके से हमको करना होता है। समझ में आया? तो ये कौन सा क्वेश्चन था भैया बताओ जरा? तीसरे का गा था। तीसरे का घा, गैर धातु क्या होते हैं उसके गुण लिखिए। गैर धातु क्या होते हैं? आगे गैर लगा है तो गैर शब्द का तो मतलब समझ गए होगे, तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है? गैर जो अपने नाम वही गैर है ना। तो जो गैर धातु का मतलब क्या होता है? अगर धातु के आगे गैर लगा तो मतलब जो धातु नहीं है वही क्या हो गए? गैर धातु हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना जो धातु नहीं होते हैं या जो गैर धातु होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम तुम्हारी बात करें कुछ पॉइंट्स की तो हम कह सकते हैं वे धातु जो दिखने में चमकदार ना हो। अगर दूसरा, आघात वर्धिता का गुण, और तन्यता और सुचालक। अगर किसी के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कह सकते हैं वो गैर धातु हैं। गैर धातु क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ गैर धातु या लगभग सारे गैर धातु के अंदर क्या होता है? वो देखने में चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा, उनके अंदर आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धिता क्या होता है? जैसे लोहा है, लोहे को हम पीट के ऐसा नहीं होगा हम लोहे को एक हथौड़ा मारे और चकनाचूर हो जाए। जैसे चौक को अगर तुम एक हथौड़ा मारो तो चकनाचूर हो जाती ना, कभी ऐसा नहीं होगा तुम लोहे को हथौड़ा मारो चकनाचूर हो जाए चौक की तरीके से नहीं होगी। तो ऐसी धातु जिसको तुम ठोक के पीट के चादर के रूप में बना सकते हो। किसके रूप में? चादर के रूप में। उसे कहते हैं आघात वर्धिता का गुण।
ये धातु के अंदर पाया जाता पर गैर धातुओं के अंदर ये पाया नहीं जाता। तो अगर किसी के अंदर ये वाला गुण नहीं है तो तुम कह सकते हो कि वो क्या है, गैर धातु है। तीसरा तन्यता का गुण। तन्यता गुण का मतलब होता है जिसको खींच के हम तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को हम खींच के तार के रूप में बना सकते हैं, चौक को नहीं बना सकते, प्लास्टिक को नहीं बना सकते, लकड़ी को खींच के तार के रूप में बना नहीं सकते। तो जिसको हम नहीं बना सकते वही क्या कहलाएंगे, गैर धातु, यानी कि जिसके अंदर तन्यता गुण नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, गैर धातु। और जो गैर धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक भी नहीं होते, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। तो गैर धातु क्या होता है, जो दिखने में चमकदार ना हो, जिनके अंदर आघात वैधता का गुण ना पाया जाता हो, जिनके अंदर तन्यता गुण ना पाया जाता हो, और जो विद्युत के सुचालक ना हो, गैर धातु कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको भी क्या कहते हैं, गैर धातु कहते हैं। तो हम कहेंगे गैर धातु की हमने 5 डिफिनेशन बनाई और सारी की सारी तुमको लिखनी पड़ेगी। उदाहरण में तुम लिख सकते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, हम कहेंगे 5वां पॉइंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैर धातु कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी गैर धातु की डेफिनेशन आएगी तो तुम कितनी लिखोगे, ये हम 3 नंबर में क्वेश्चन आया है इसलिए तुमको इतना लिखना पड़ेगा। क्या क्या आया भैया फिर से देखो। हम कहेंगे गैर धातु क्या होता है, जो दिखने में चमकदार ना हो, आघात वैधता गुण ना पाया जाता, तन्यता गुण ना पाया जाता, जो धातु सुचालक ना हो। और गैर धातु वे पदार्थ हैं, गैर धातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये तो हम डिफिनेशन बोल देंगे गैर धातु की। और इसमें अलग से ये भी पॉइंट जोड़ रहा है कि गैर धातु के तुमको क्या बताने हैं भैया, बताओ जरा, गुण बताने हैं। तो गैर धातु के क्या क्या गुण होते हैं वो भी हम देख ले रहे हैं। गैर धातु के क्या क्या गुण होते हैं, तो देखो पहला गुण क्या होता है, ये अम्लीय होते हैं। गैर धातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय का मतलब क्या समझ गया ना, जो खट्टे होते हैं। गैर धातु अम्लीय होते हैं, यानी कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय कहते हैं। अच्छा, अगर ये अम्लीय हैं तो अम्ल से तो क्रिया नहीं करेंगे, हम कहेंगे गैर धातु अम्लीय होते हैं, अर्थात ये अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। तीसरा, ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी रखते हैं। कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्सीकारक। और चौथा, ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो 4 इसके गुण लिखेंगे। ये अम्लीय होते हैं अर्थात अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, इनके अंदर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी होती है और जल से क्रिया नहीं करते। ये इसके 4 गुण हैं। और तीसरा नंबर भी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें किसी कोई समस्या हो तो बताओ, इसीलिए तो करवाया तुम लोगों से, चलो ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चौथे का क्वेश्चन नंबर 3 तक का हो गए। अब आओ चौथे के का में। क्वेश्चन नंबर चौथे का, इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं, ज़बरदस्त सवाल है, तुम लोग को 10 बार बता चुके हैं। सबसे पहले तो तुमको ये लिखना पड़ेगा जो हम लिख रहे हैं, 0.001 m H+1 m H2 गैस 1 बार PT। तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब भी ऐसा समीकरण दे दिया जाए, है ना, और हमें इस सवाल में क्या दे रखा है, Fe+2 Fe, माइनस का 0.44। कभी भी कह रहा है EMF ज्ञात करो, इस सवाल के लिए अगर हमको क्या ज्ञात करना है, EMF ज्ञात करना है, तो सबसे पहली तो बात हमको फार्मूला पता होना चाहिए, E बराबर E0 माइनस का 0.591 अपॉन NF लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ये सबको फार्मूला पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये पता होना चाहिए, इसमें E0 कैसे निकालेंगे, NF कैसे निकालेंगे, एनोड और कैथोड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं E0 की। हमको निकालना है E0, समझ में आया। E0 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर E0 का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पर E0 का मान नहीं दिया गया, यहाँ किसका मान दिया गया है, E0 कैथोड का। अच्छा, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है 0 से +2, तो इसे कहेंगे एनोड।
यहाँ पर देखो प्लस से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसे कहेंगे कैथोड। Fe एनोड है, H कैथोड है। तो यहाँ पर ये किसका मान दिया गया है, कैथोड का। यानी कि हमें यहाँ पर कंप्लीट ई नॉट का मान चाहिए होगा, पर हमको यहाँ किसका मान दे रखा है, ई नॉट कैथोड का। तो ई नॉट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ई नॉट सॉरी एनोड का, ये एनोड दिया गया ना, तो ये क्या है, Fe एनोड है, ठीक है। तो ये एनोड का मान दिया गया है, हमको ई नॉट पहले निकालेंगे। ई नॉट का मान होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो यार है, ठीक है। ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, जब भी हमको ई नॉट कैथोड का मान ना दिया गया हो तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। ई नॉट एनोड किसका मान दिया गया, माइनस का 0.44, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से ई नॉट का मान क्या निकलेगा, 0.44, तो यहाँ ई नॉट का मान रख देंगे 0.44 माइनस का 0.591 अपॉन NF। NF क्या निकालते हैं, N का मान क्या निकालते हैं जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर आयन की संख्या होती है, पॉजिटिव की संख्या होती है, उसे ही कहते हैं N। तो +2 हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है 2। भैया यहाँ वाला नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस हिसाब से यहाँ आगे 2 होना चाहिए, तो +2 कितने, 2 है, चाहे जहाँ से ले लो कोई बात नहीं है, दोनों बात सेम है। लॉग एनोड, एनोड की वैल्यू रखो, तो भैया ये एनोड है और एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैथोड है। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, 0.44 माइनस का 0.591 अपॉन 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 10 की पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं। 0.44 माइनस का 0.591 अपॉन 2 लॉग m की पावर n, तो -3 उठ के आगे चला जाता है, इंटू लॉग 10 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं ई बराबर क्या होगा, 0.44 माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 0.591 अपॉन 2, 0.591 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.32, यही आ रहा था आंसर 1.32। ये आ गया हमारा EMF का मान। बात समझ में आया। कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार फिर से देख लो पूरा सवाल कैसे हमने ज्ञात करा। हमको EMF ज्ञात करना था। EMF का फार्मूला होता है E नॉट माइनस 0.591 अपॉन NF लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब E नॉट, सवाल में E नॉट नहीं दिया गया है, क्या दिया गया अभी हम देख लेते हैं। ये है 0 से +2 हो रहा तो ये एनोड, ये प्लस से 0 हो रहा तो कैथोड, ठीक है। और क्वेश्चन में E नॉट Fe + 2Fe दिया गया है, यानी कि एनोड, यानी कि एनोड का मान दिया गया ये, ठीक है। तो E नॉट का मान नहीं दिया गया, ये E नॉट एनोड का मान दिया गया। हमको E नॉट कैसे निकालेंगे, E नॉट बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, कैथोड का मान नहीं दिया गया तो 0 माइनस एनोड का मान माइनस का 0.44। यहाँ से E नॉट का मान ज्ञात करा, इक्वेशन में रखा, माइनस ये की जगह ये रखा। NF क्या होता है, जो मैक्सिमम किसी एलिमेंट के ऊपर आयंस होते हैं वो होते हैं, तो हमने देखा +2, तो 2 लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ये एनोड था, ये एनोड का मान रखा, ये कैथोड है, तो कैथोड का मान रखा, सॉल्व करा और E का मान 1.32 निकाल लिया। आगे चलो। चौथे का क्वेश्चन, अगर तुम लोग शांत रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्हीं सब के कारण हम ये क्लास लाइव नहीं करते हैं, लाइव करेंगे तो फिर सो रहेगा तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर चौथे का, एमीन सॉरी चौथे खा, टिंडल प्रभाव, विद्युत संचलन, दोनों ही क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट के, छोड़ देने। चौथे का गा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे का गा क्या कह रहा है, कह रहा है एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को बताओ। तो सबसे पहले तो एमीन किसे कहते हैं इसको समझो, फिर से हम कह रहे हैं भगा दें क्लास के अगर शोर मचा।
प्राथमिकता हमारी वीडियो बनाना, तुम लोग को पढ़ाना नहीं। देखो, क्योंकि वीडियो बन जाएगा तो बार बार तुम लोग पढ़ सकते हो। एमीन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर कोई अमोनिया है, ये अमोनिया होता है, अगर इसी अमोनिया में तुम हाइड्रोजन के स्थान पे एल्किल ग्रुप रख दो। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब या तो CH3 रख दो, या तो CH3 CH2 CH3 CH3 रख दो, या तो CH3 CH2 CH3, चाहे जितनी लंबी चेन रख दो। एल्किल ग्रुप का मतलब चाहे CH3 चाहे ये चाहे जितनी लंबी चेन, ये होता है एल्किल ग्रुप का मतलब। तो अगर किसी अमोनिया में हम एल्किल ग्रुप रख दें, कहाँ पर, हाइड्रोजन के स्थान पे। फॉर एग्जांपल NH2 है, हमने एक रख दिया, ये रख दिया, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करा, यहाँ एक एल्किल ग्रुप रख दिया, तो यही बन जाएगा एमीन। या हो सकता है हम 2 भी कम कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2 कम करेंगे तो एक हाइड्रोजन बचेगा और 2 एल्किल ग्रुप रख देंगे। या हो सकता है तीनों गायब कर दो, तीनों के स्थान पे क्या रख दो, एल्किल ग्रुप रख दो। तो अगर किसी अमोनिया में हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल ग्रुप आ जाता है तो वह अमीन कहलाने लगता है। तो अमीन की डिफिनेशन सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर अमोनिया में हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है तो वह अमीन कहलाने लगता है। ये होगी इसकी डिफिनेशन, और ये तुम एग्जाम्पल में लिख सकते हो। समझ में आया? अब हम चलते हैं, इसका कह रहा वर्गीकरण को समझाओ। समझ में आया? वर्गीकरण करने से पहले अमोनिया को तुम इस रिएक्शन के द्वारा और भी अच्छे से समझा सकते हो। जैसे अमोनिया है, इस अमोनिया में अगर हम -H करें और एक R करें तो हो सकता है RNH2। अगर इसमें फिर से हम एक -H करें और फिर से R जोड़ें तो हम कह सकते हैं R2NH, और फिर से हम एक -H करें और फिर से R करें तो हम कह सकते हैं R3N। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? R3N का मतलब होगा 1R 2R और 3R। R2N का मतलब होगा 1R और 2R, नाइट्रोजन से जुड़ते हैं। तो देखो -H कम किया, 1R जोड़ दिया तो RNH2 ये भी अमीन बन गया। ये भी देखो 2R जुड़ गया, ये भी अमीन बन गया। इसमें तीनों H हट गए, तीनों R आ गए, ये क्या हो गया, अमीन। ये तीनों ही अमीन है, पर इसमें अंतर क्या है, ये प्राथमिक अमीन है, ये क्या है, द्वितीयक अमीन है, और ये क्या है, तृतीयक अमीन है। बात समझ में आया? अब इसको वर्गीकरण के द्वारा डिफिनेशन लेके और समझाएंगे। ये तो हमने बता दिया रिएक्शन के द्वारा अमीन क्या होते हैं। अब अमीन का वर्गीकरण कह रहे हैं तो हम कहेंगे अमीन वर्गीकरण के आधार पर अमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। तो तीनों को समझते हैं। वर्गीकरण क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा ये हिल रहा है। अमीन का वर्गीकरण, पहला प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन क्या होगा, हम कहेंगे अगर किसी अमीन में नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़े, कितना एल्किल ग्रुप जुड़े, एक। अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ना चाहिए, अगर किसी अमीन में नाइट्रोजन के साथ कितना एल्किल ग्रुप जुड़ता है, एक, तो कहलाएगा प्राथमिक अमीन। द्वितीयक अमीन क्या होता है, अगर किसी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक अमीन। और तृतीयक अमीन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अगर किसी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, तृतीयक अमीन। ये होगा अमीन का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और तीनों ही हमने समझा दिए। बताओ भाई, इसमें किसी कोई समझ में आएगा? अगला चलते चौथे के घ वाले नंबर क्वेश्चन में। कोई उत्तर नंबर चौथे का घ कह रहा फेलिंग विलयन क्या है। फेलिंग विलयन क्या होता है, देखो भैया, अगर हम CuSO4 का विलयन और सोडियम या पोटेशियम लवण
अगर हम दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं, अगर हम CuSO4 का विलयन और सोडियम या पोटेशियम लवण विलयन को समान अनुपात में मिलाते हैं, मतलब जितना इसको लें उतना ही इसको लें, अगर ऐसा होता है कि हम CuSO4 का विलयन और सोडियम और पोटेशियम लवण का विलयन समान अनुपात में लेके मिलाएं, तो जो हमारा इससे तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? फेलिंग विलयन। बात समझ में आ रही है? CuSO4 का विलयन और सोडियम और पोटेशियम लवण का विलयन अगर हम लेंगे समान अनुपात में, तो जो इससे तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? फेलिंग विलयन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये तो पूछ रहा था फेलिंग विलयन क्या होती है, तो इसकी डिफिनेशन तुमको दिखी जाएगी बोर्ड में, जब ने था वो समझा दिया। अब कह रहा ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या होगा? अच्छा, फेलिंग विलयन का मतलब क्या होता है? होता है CuO। क्या होता है? CuO। जब भी ऐसी क्रिया होती है तो क्या बनता है? CuO। ठीक है। इसी में क्वेश्चन लगा हुआ, कह रहा है ग्लूकोज की फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराओ। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? CHOH की पावर 4 और CH2OH। फेलिंग विलयन के साथ कराओ, इसका मतलब अभी मैंने बताया किसके साथ क्रिया कराएंगे? 2CuO के साथ, CuO के साथ क्रिया कराएंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है फेलिंग विलयन। कभी भी कहे कि फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराओ इसकी, तो फेलिंग विलयन का मतलब क्या होगा? उस पदार्थ की CuO के साथ तुम क्रिया करा देना। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन का मतलब होगा ग्लूकोज की CuO के साथ रिएक्शन कराओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जब ग्लूकोज की CuO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? COOH, CHOH की पावर 4 और CH2OH। बचेगा क्या? Cu2O। कैसे बनेगा Cu2O? देखो हम समझा रहे हैं, ये CHO है, ये CHOH की पावर 4 है, ये CH2OH होता है, तो होता है क्या? CuO को हम लिख सकते हैं CuO और CuO, दो CuO है, ये O इस O को लेके बीचों बीच चला जाता है और एल्डिहाइड किस में परिवर्तित हो जाता है? एसिड में परिवर्तित हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी CuO की फेलिंग विलयन की एल्डिहाइड के साथ किया होगी तो एल्डिहाइड किस में परिवर्तित हो जाता है? एसिड में। तो ये CHO कैसे परिवर्तित हो जाएगा? COH में। कैसे होगा? तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को लेकर बीचों बीच चला जाता है, तो क्या बन जाएगा? CuOH। बचेगा क्या? Cu2O। तो देखो Cu2O अलग हो गया। बात समझ में आई? चलो चौथे का घा क्वेश्चन ये हो गया। बड़ा कम टाइम लग रहा है, 4 क्वेश्चन हो गए, अभी केवल 22 मिनट का वीडियो बनाएं। अच्छा हाँ, वो वाला आधा 1 घंटे का था वीडियो, ठीक है, ये दूसरा वीडियो बन रहा है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वें का काम, 5वें का काम मोल प्रवाज। भाई हम कहे इतना पढ़ा दिया है, इतना कम वीडियो कैसे बन पा रहा है? हम मर गए पढ़ाते पढ़ाते, 22 मिनट का वीडियो बनना। चलो हो गया। चलें, मोल प्रवाज। मोल प्रवाज किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 5वें का मोल प्रवाज पूछ रहा है। अब देखो कितना, अगर तुमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी तो बर्बाद हो जाओगे अगर पूरा करने की कोशिश करी। पहले पूछ रहा मोल प्रवाज, फिर मोल प्रवाज का जो फार्मूला वो डिराइव करने के लिए पूछ रहा है, और फिर एक इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन लगा दिया इसने लॉन्ग वाला कि वो करोगे। तो अगर तुम 4 नंबर में इतना करोगे तब तो बर्बाद होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो तुमको सोच समझ के करना होगा, इसी को हमको समझना है। तो मोल प्रवाज किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझो। तो हम कहेंगे मोल प्रवाज बराबर होता है हमने माना ये विलयन है, ये विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। ये विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। इस विलयन के कुल मोलों में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, इसे ही विलेय का मोल प्रवाज कहते हैं। हमने कहा इस विलयन में विलेय के कुछ ना कुछ कण होंगे ना, बहुत सारे कण होंगे, ये विलयन बहुत सारे कणों से मिलकर बनना होगा, और ये विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, विलेय और विलायक से। तो इस पूरे विलयन में विलेय के भी कुछ कण होंगे। तो इस पूरे विलयन के कुल मोलों में
विलेय के कितने मोल मौजूद हैं, इसे ही क्या कहेंगे, विलेय का मोल प्रभाज। तो हम अगर यहाँ से मोल प्रभाज का फार्मूला लिखें तो हम बोल सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज क्या होता, विलेय के मोल अपॉन विलयन के मोल। तो हम कहेंगे विलयन के कुल मोलों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसका मोल प्रभाज कहलाती है। विलयन के कुल मोलों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसका मोल प्रभाज कहलाती है। ये हम यहाँ से ये फार्मूला भी लिख देंगे। आप कह रहा मोल प्रभाज का फार्मूला भी लिखो, गणना संबंधी सूत्र भी लिखो, तुमको प्रूव नहीं करना है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, केवल दिखा देंगे गणना संबंधी सूत्र। और गणना संबंधी सूत्र क्या होगा, यहाँ हेडिंग डाल लेना अवलंबन संबंधी गणना संबंधी सूत्र। और यहाँ गणना संबंधी सूत्र क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन और कैपिटल एन। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, तो निकलता पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर क्या निकलता है, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, चलो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये निकलता है फार्मूला। तो गणना संबंधी सूत्र कह रहा था बताओ, तो ये नहीं कि आता है तो यहाँ प्रूव करने में लग जाए, प्रूव करोगे तो पेपर छूट जाएगा। तो केवल सूत्र लिख देना, क्योंकि 4 नंबर में बहुत ज़्यादा करना है। ऑलरेडी हम पूरी डेफिनेशन लिख चुके हैं, फार्मूला लिख चुके हैं, 2 सूत्र लिख चुके हैं, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। समझ में आया? तो वो 1 नंबर में वो हो गया, 1 नंबर में सूत्र लिख दोगे। अब इसके बाद तुमको करना है न्यूमेरिकल, तो गणना संबंधी सूत्र भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक तीसरा क्वेश्चन भी लगा है, जो कि एक जबरदस्त सवाल है। कह रहा है कि यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। कह रहा है यूरिया का 1 विलयन, यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है। जब भी इस तरीके के सवाल दिए रहते हैं तो हम क्या कहते हैं भैया बताओ ज़रा। इसका मतलब ये होता है कि 100, इस लाइन को अगर हम कोड करना चाहें तो इस लाइन का मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है। 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है। वीडियो बन रहा है? ठीक, 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है। इस लाइन को अगर तुम कोड करना सीख गए तो न्यूमेरिकल कर लोगे। इस लाइन का मतलब 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया। अब बताओ टोटल विलयन 100 ग्राम है, और विलयन किसका बना हुआ है, यूरिया का बना हुआ है और जल का बना हुआ है। तो अगर यूरिया 6 ग्राम है तो बाकी जल कितना होगा भैया बताओ ज़रा, 94 ग्राम। 100 से 6 घटा दोगे कितना निकलेगा, 94 ग्राम। यानी कि 94 ग्राम जल और 6 ग्राम यूरिया है। जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। तो हमको ये पता ये विलेय है। जो ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो हमको पता ये क्या है, विलायक है। अब हमारी बात समझो, कह रहा है मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी भैया बताओ जरा। कह रहा है 5वें का में कि यूरिया तथा जल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। मोलों की संख्या नहीं, मोल प्रभाज। तो अगर हमको जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, चाहे यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, अगर चाहे विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, चाहे विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, हमको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए दोनों के मोलों की संख्या जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब भी किसी का भी मोल प्रभाज का सूत्र लगाएंगे उसमें विलेय के मोल और विलायक के मोल दोनों ही आएंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूले में पहुँचे और सवाल हल करें। उसके पहले जो हमें डाटा की ज़रूरत होगी वो डाटा निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, हमें विलेय के मोल और विलायक के मोल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले विलेय के मोल निकाल लेते हैं। अगर हमको किसी के मोल निकालने हैं, मान लो विलेय के मोल निकालने हैं, तो विलेय के मोल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार। तो चूँकि पहले हम विलेय के मोल की निकालने की बात कर रहे हैं, विलेय हमारा यूरिया है, यूरिया का ग्राम में भार 6 दिया गया है। और यूरिया का अगर हम अणु भार निकालेंगे तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। और यहाँ से अगर हम अणु भार निकालना चाहें इसका तो कितना निकाल लेंगे, N का 14, 1 × 2 प्लस का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस का 14 प्लस का 1 × 2। अगर इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा भैया बताओ ज़रा, 60। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60। समझ में आया? इसका अणु भार कितना आया, 60। अगर यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1।
ठीक है। विलय के मूल आ गए 0.1। इसी तरीके अगर हमको विलायक के मूल ज्ञात करने हो तो विलायक का मूल अगर हम ज्ञात करना हो तो हम विलायक के मूल कैसे ज्ञात करेंगे? विलायक के मूल ज्ञात करने का फार्मूला होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार होता है। ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार कितना दिया गया भैया बताओ? विलायक क्या है? जल है, जल का ग्राम में भार 94 दिया गया है। और इसका अणु भार कैसे निकाल लेंगे? जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, 1 × 2 और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो अणु भार कितना निकलेगा? 18। तो 18 × 5 = 90 और 18 दूना 36 कितना आ जाएगा? 5.2। समझ में आया? तो विलय के मूल, विलायक के मूल। अब हमने इसको क्यों ज्ञात करा? क्योंकि अब हम फार्मूला रखेंगे तो हमको ये हमारे पास डाटा है हमारे। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? कह रहा है यूरिया के मूल प्रवाह ज्ञात करो। कह रहा है यूरिया का मूल प्रवाह ज्ञात करो। अच्छा, यूरिया क्या है? हमारा विलय, यानी कि विलय का मूल प्रवाह ज्ञात करना है। यूरिया कही दो चाहे विलय कही दो, बात क्या है? एक है। विलय का मूल प्रवाह हमें ज्ञात करना है, या ये कह सकते हो यूरिया। बात क्या है? एक ही है। विलय का मूल प्रवाह कैसे ज्ञात करेंगे? हम कहेंगे जिसका हमको मूल प्रवाह ज्ञात करना रहता है उसके मूल कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। जिसका मूल प्रवाह ज्ञात करना हो उसके मूल नीचे, और विलय प्लस विलायक के मूल नीचे। फार्मूला ध्यान रखना, जिसका मूल प्रवाह ज्ञात करना हो उसका मूल ऊपर और नीचे हमेशा विलय प्लस विलायक के मूल रहेंगे। तो विलय के मूल क्या होंगे? विलय का मूल प्रवाह ज्ञात करना तो इसके मूल ऊपर रखे हो। इसके मूलों की संख्या हमने कितनी निकाली है? 0.1। विलय के मूल कितना? 0.1 और विलायक के मूल 5.2। तो यहाँ से हल करेंगे 0.1 अपॉन 5.3 को। तो हल करके बताओ भैया कितना आंसर निकल रहा है इसका? 0.0188। ये हमारा यूरिया यानी कि विलय का, ये हमारा यूरिया यानी कि विलय का मूल प्रवाह आ गया। अब हमको ज्ञात करना जल का मूल प्रवाह। जल के मूल प्रवाह का मतलब क्या होता है? विलायक का मूल प्रवाह हमें ज्ञात करना। किसका मूल प्रवाह ज्ञात करना है? विलायक का। ठीक है, तो अगर हमको विलायक का मूल प्रवाह ज्ञात करना है तो ये हमने यूरिया का ज्ञात कर दिया। अगर यहाँ विलायक का ज्ञात करना हो तो विलायक का मूल प्रवाह कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने बताया तुमको जिसका मूल प्रवाह ज्ञात करना हो उसके मूल ऊपर। विलायक का मूल प्रवाह ज्ञात करना तो विलायक के मूल ऊपर, और विलय प्लस विलायक के मूल हमेशा नीचे। मेरे पास जगह बोर्ड में कम बच रही है तो कोशिश करना समझ लो। विलायक के मूल नीचे। अच्छा, विलय का मूल क्या थे? विलायक के मूल ज्ञात करने थे तो विलायक के मूल क्या थे? 5.2 ऊपर और नीचे 0.1 प्लस का 5.2। तो इसको हल करेंगे तो 5.2 अपॉन 5.3। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा? 0.9812। तो ये आ जाएगा भैया। बताओ आ रहा है? ठीक है, तो यूरिया तथा जल का मूल प्रवाह आ गया। विलय और विलायक दोनों का मूल प्रवाह आ गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन यही कह रहा था। तो इस लाइन को सीधी सीधी बात ये, अगर 10 सेकंड में सवाल को समझना हो तो हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ये लाइन दी थी, इस लाइन को कोड करा तो ये बनाया। जब ये कोड करा तो हमको पता चला कि 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया है, और विलियन यूरिया तथा जल का बना था तो यूरिया इतनी तो जल कितनी होगी? 94 होगी। ये कम है तो इसे विलय का, ये ज़्यादा है तो इसे विलायक का। हमको पता है इसका और इसका दोनों का मूल प्रवाह ज्ञात करना है। तो दोनों का मूल प्रवाह ज्ञात करने के लिए हमको दोनों के मूलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मूल ज्ञात करें फार्मूला डिराइव करके, फिर मूल प्रवाह का फार्मूला लगाया। जिसका मूल प्रवाह ज्ञात करना उसके मूल ऊपर और विलय और विलायक के मूल हमेशा नीचे रहेंगे। फार्मूला लगाया, यहाँ से जो निकाला था इनपुट रखा, आंसर निकाला। विलायक का मूल प्रवाह, जिसका मूल प्रवाह ज्ञात करना उसके मूल ऊपर और विलय और विलायक के मूल हमेशा नीचे। जो इनपुट रखा था यहाँ लगाया, फटाक से निकाल दिया आंसर। और ये हो गया हमारा 5वें का नंबर क्वेश्चन। बताओ इसमें किसी कोई समस्या है? जरा ये मैम को दे।
अगले क्वेश्चन में चला जाए भाई, बताओ जरा। उत्तर नंबर 5वें का का सबको समझ में आया? 5वें के खा में चला जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं। कही रहा है उत्तर नंबर 5वें का खा। पहले तो हमसे एक क्वेश्चन भी इसमें लगा है और एक थ्योरी भी पूछ रहा है जबरदस्त। कह रहा अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताओ। तो सबसे पहले यहाँ डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता, यहाँ डालेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो हम कहेंगे कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह एक सैद्धांतिक मान होती है। सैद्धांतिक मान का मतलब क्या होता है, इसको हम देख के बता सकते हैं। जैसे ये कह रहा है A+B गिव्स टू C+D, तो हम देखेंगे इस अभिक्रिया में कितने विकारक अणु भाग ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। देखो ये सैद्धांतिक मान, एक सिद्धांत दे दिया गया कि इस तरीके की आणविकता निकालेंगे और हम लोग कोई भी समीकरण देख के आणविकता निकाल सकते हैं। जिसको हम लोग देख के नहीं निकाल सकते, जिसका प्रैक्टिकल करके निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं प्रायोगिक मान। और जिसको हम देख के एक सिद्धांत दे दिया गया उसको लागू करके निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सैद्धांतिक मान। तो हमने देखा अभिक्रिया की आणविकता में किसी प्रकार के प्रैक्टिकल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आणविकता निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है उसकी आणविकता कहलाती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, हम कहेंगे किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं के सांद्रण के घातों के योग के समानुपाती होती है। ये अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मान के बारे में भी हमने बताया। और यह इसका क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह एक प्रायोगिक मान होता है। मतलब इसको तुम केवल प्रैक्टिकल करके ही देख सकते हो, जबकि इसको सिद्धांत के द्वारा देख सकते हो। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये 0 हो सकती है, ये 0 हो सकती है, सॉरी ये 0 नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर यहाँ 0 अभिकारक ले लेंगे तो फिर अभिक्रिया ही नहीं होगी, ठीक है। जबकि अभिक्रिया की कोटि में हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया, याद है कि नहीं याद है, यानी कि 0 हो सकती है। चौथा, ये दशमलव में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती। जबकि दशमलव में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, बताओ जरा। पूर्ण संख्या भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। ये चारों पॉइंट लिखेंगे, बाकी तुम्हारे स्क्रीन पे आ ही जाएगा इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी। समझ में आया? अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ उत्तर नंबर 5वें का खा में, इसमें एक सवाल भी जोड़ दिया हमने, बताया नहीं, काफ़ी जटिल पेपर, काफ़ी क्रिटिकल पेपर बनाया है। एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको इतना छोटा भी लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये बात है कि वेग स्थिरांक जब भी कहता है कि कोई भी पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता, आधा चीज़ें शब्द कह दें, तो इसका मतलब वहाँ पर अर्ध आयुकाल पूछ रहा है। हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, तो इसमें आधा चीज़ें शब्द आ गया और वेग स्थिरांक पूछ रहा है, यानी कि अर्ध आयुकाल पूछ रहा है। और अर्ध आयुकाल के लिए फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का, K = 0.693/T½ यहाँ पर इसलिए ये वाला फार्मूला लगे क्योंकि अर्ध जैसी चीज़ दे रखा है। तो अब K का मान हमसे पूछ रहा है 0.693 और T½ कितना दे रखा है, 100। अच्छा, इसका 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ जरा, 0.00693।
सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यही आएगा कि नहीं। अगर इसको लिखना चाहो तो 1 2 3 बार दशमलव ले आओ, 6.93 लिख दो, तो यहाँ 10⁻³ भी लिख सकते हो, -3 भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा वेग स्थिरांक का मान। ये इसमें एक सवाल जुड़ा था, ये कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, उत्तर नंबर 5वें के गा में